Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों we are going to move towards the next lecture, that is role of women in the national struggle. That would be the part 2. Okay, तो part 2 पे जाना है, but again आगे जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of us and on the Instagram channel. Obviously you can ask me any doubts that you might be having. Let's enter into this particular lecture now. अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री गांधीयन फेस में एग्जैक्टली वुमेन अपलिफ्टमेंट में क्या क्या हुआ वो हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन लीडरशिप हैड डेवलप ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम। अब ऑब्वियसली हम लोगों को गांधीयन फेस में जो वुमेन लीडरशिप डेवलप्ड हुई उनके ऊपर बातें करनी है। एंड आई एम गोइंग टू कवर बोथ काइंड ऑफ द लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप है जो नॉन वायलेंट ही रही बाय एंड लार्ज, बट फिर दूसरी जो है रेवोल्यूशनरी लीडरशिप वेयर ऑल्सो देयर। तो ये दोनों वुमेन लीडर्स के ऊपर हमको बातें करनी है कि इंडिविजुअली इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडेज लेक्चर देयर वुड बी द थर्ड लेक्चर ऑल्सो। ये थर्ड लेक्चर में फिर इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, मिसलेनियस वुमन मूवमेंट एंड thereafter फिर वुमन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि अब गांधीयन फेस में एग्जैक्टली क्या क्या डेवलपमेंट होके रखे थे। बट ऑब्वियसली गांधीयन फेस की बात करें तो इट इज नॉट ओनली अबाउट गांधीयन फेस। एक्चुअल में तो 1905 से ही हमने ट्रेस किया था ना, 1905 दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हम लोगों को नेशनलिज्म में अर्बन वुमन का पार्टिसिपेशन दिखा। 1920 दैट वुड बी द सेकेंड फेस और द फर्स्ट फेस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट यू कैन से, कि जहाँ पे हम लोगों को अर्बन एज वेल एज रूरल वुमन का पार्टिसिपेशन दिखा। तिलक स्वराज फंड एंड आफ्टर वुमन कमिंग आउट ऑन द रोड इवन इन द रूरल एरिया, ये इवन हमने लेक्चर के टाइम पीरियड्स में भी देख के रखा था। 1930 वुमन इन द लीडरशिप पोजीशन, एंड वुमन लीडरशिप पोजीशन के क्या एविडेंसेस है, देन ऑब्वियसली धरासना सॉल्ट सत्याग्रह जो सरोजिनी नायडू ने लीड किया हुआ था। एंड आफ्टर फिर 1942 पैन इंडियन लीडरशिप डेवलपमेंट। पैन इंडियन लीडरशिप डेवलपमेंट में फिर ऑब्वियसली अरुणा आसफ अली का नाम जो है सबसे ज्यादा आता है। तो ये चारों फेजेस में कौन सी वुमन आई एंड इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो हमको देखना है। अब एज सच अगर हम देखें तो इंडिविजुअल वुमन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जो है एंटरिंग इनटू द मूवमेंट एंड कैरिंग आउट द नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर दिस वुमन एंड आफ्टर वायलेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो फेज 2 में अभी लेटर ऑन हम देखेंगे। तो यही इनका मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन से रहा है कि दे आर एटलीस्ट कमिंग आउट ऑफ द होम एंड दे आर एक्टिंग एज एन इंस्पिरेशन या फिर रोल मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब एक एक करके जो है ये टाइम पीरियड के वुमन लीडरशिप की बातें हमको करनी है। सबसे पहले एंड ऑब्वियसली सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट अगर हम बात करते हैं देन ऑब्वियसली एनी बेसेंट इज देयर। इनफैक्ट एनी बेसेंट के ऊपर हम लोगों ने इवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नॉर्मल लेक्चर भी बातें करके रखी हुई थी। अर्लीस्ट लेवल पे शी इज एक्चुअली एन आयरिश पर्सन, ब्रिटन आयरिश पर्सन रही है। एंड अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो शी हैड अर्लियर सब्सक्राइब हरसेल्फ टू द फैबियन वर्जन ऑफ द सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म जो है ये उस जमाने में हमेशा चला करता था ब्रिटेन में। एंड फैबियन सोशलिज्म इज नथिंग बट इंडिया में इसको आप नेहरूवियन सोशलिज्म भी बोलोगे, असल दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट फिर अगर हम बात करते हैं तो 1892 में शी हैड अराइव्ड इन बेसिकली इंडिया। शी हैड बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द अद्यार सेंटर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। एंड यहाँ से ही इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की भी इंडिया में शुरुआत की है। अगर हम लोग इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो एज अर्ली एज 1897 में इन्होंने बेसिकली हिंदू स्कूल एस्टैब्लिश करके रखा था इन देन मद्रास प्रोविंस in order to carry out educational upliftment of the Hindu population. Hindu school was open for both male as well as female population during that period of the time. Thereafter फिर हम लोगों ने देख के रखा हुआ है कि during 1916 इनका होम रूल लीग का इवेंट एंड thereafter फिर 1917 में she had become the first woman president of the Indian National Congress. इसका बैकग्राउंड अब हम लोगों ने लेक्चर में काफी इलेबोरेटली कवर अप करके रखा था कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड। एंड होम रूल लीग मूवमेंट जब स्टार्ट हुई देन ऑब्वियसली होम रूल लीग मूवमेंट में एनी बेसेंट का रोल क्या रहा है, हाउ तिलक एंड एनी बेसेंट हैड डिवाइडेड देयर मूवमेंट। एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी होम रूल लीग नाम की बना के इन्होंने अपनी मूवमेंट को कैसे लॉन्च किया, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव। एंड फाइनली इनका अरेस्ट से रिलीज होने के बाद दिस ऑनर वाज गिवन टू हर दैट शी वुड बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली लेटर ऑन जब महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने तो 1920s ऑनवर्ड शी बिकेम अलूफ फ्रॉम द कांग्रेस। इनफैक्ट 1920 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने रिजिग्नेशन भी देके रखा था। एंड उसके बाद जो है बेसिकली शी हैड confined herself by and large to the social reform activity only in our country. But obviously
अगर हम लोग इनकी बातें करते हैं तो वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर मैनी वुमन। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी हो सकती है या फिर इवन सरोजिनी नायडू हो सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप रहेंगे एंड उनके लिए हमेशा ही शी हैज़ एक्टेड एज अ रोल मॉडल एंड दैट्स एनी बेजंट जो है इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज ऑब्वियसली फिर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो शी वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वी कैन से दैट। इनका अर्लीस्ट लेवल पे अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो शी स्टार्टेड टू कम इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1920s, अर्ली 1920s एंड वेरी सून शी हैड गेन द प्रोमिनेंस। इनका प्रोमिनेंस इसी वजह से आया बिकॉज शी वॉज बेसिकली पोएट बाय प्रोफेशन एंड एज अ पोएट बाय प्रोफेशन बिकॉज ऑफ हर वॉइस इनको जो है बेसिकली लेडी नाइटिंगेल भी बोला जाता है। लेडी नाइटिंगेल, इंडिया की लेडी नाइटिंगेल, ये टाइटल उनको जो है गांधी जी ने ही देके रखा हुआ था एंड एज अ पोएट उनका करियर जो फिर धीरे धीरे काफी ज्यादा पिकअप कर लिया। अब ये थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लगेगा बट अगर इनिशियल लेवल पे आप देखोगे तो कांग्रेस के सेशन या फिर इवन जो मेजर पॉलिटिकल इवेंट होते हैं यहाँ पे बेसिकली नए सॉन्ग क्रिएट करना, नेशनलिस्टिक सॉन्ग क्रिएट करना एंड ये नेशनलिस्टिक सॉन्ग क्रिएट करके जो है बेसिकली लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाना, इसके लिए पोएट्स हमेशा हार्नेस किए जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ वेरी गुड पोएट, वी कैन से दैट। वैसे वी कैन टॉक इवन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आपने लता मंगेशकर को हमेशा ही जवाहरलाल नेहरू के साथ देखा होगा एंड आफ्टर दैट फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों। वैसे इनका भी एक फेमस सॉन्ग हुआ करता था इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो इन द बाजार जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट इनकी पोएम रही है इन ऑर्डर टू अराउज नेशनलिज्म ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम एंड दैट्स व्हाई फिर गांधी ने जो है इनको इनिशियल लेवल पे हार्नेस किया। इनिशियल लेवल पे ये लोग कांग्रेस के सेशन में आते थे एंड कांग्रेस के सेशन में फिर मल्टीपल सॉन्ग्स गाने का काम इनका हुआ करता था बट धीरे धीरे गांधी जी आइडेंटिफाइड द लैटेंट टैलेंट बिहाइंड हर दैट शी कैन बिकम अ वुमन लीडर एंड फिर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गांधी जी 1925 में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन। ये कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमन है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की प्रेसिडेंट जो है ये बनी हुई है इन 1925 इन दी, यू कैन से दैट कि दिस वन दैट इज बेसिकली कानपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कानपुर सेशन की वो प्रेसिडेंट भी रही है एंड कानपुर सेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे शी वॉज द फर्स्ट इंडियन। अगर हम लोग इसके पहले बात करें तो 1917 के कैलकाटा सेशन की प्रेसिडेंट एनी बेजेंट रही है बट फिर एनी बेजेंट इज नॉट इंडियन ना, शी इज अ फॉरेनर, शी इज एन आयरिश बॉर्न सिटीजन, वी कैन से दैट बट शी इज प्रॉपरली, यू कैन से दैट कि फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज देयर। Thereafter, as we have already discussed, 1930 में धरासना सॉल्ट सत्याग्रह जो इन्होंने लीड करके रखा था। Now 1930 का जो धरासना सॉल्ट सत्याग्रह है उसका सिग्निफिकेंस आपको तभी पता चलेगा जब आप यूरोपियन पॉलिटिक्स देखोगे। 1918 में पहले ब्रिटेन ने एंड 1928 आते आते अल्टीमेटली फिर अमेरिका ने वुमन को जो है राइट टू वोट देके रखा था, दैट इज एडल्ट सफरेज वुमन को देके रखा हुआ था। तो वुमन कैन बेसिकली वोट एंड दैट्स व्हाई फिर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा। दोनों कंट्रीज उस जमाने में क्रिश्चियन राइट विंगर से डोमिनेटेड कंट्रीज रही है एंड अगर आप वुमन को राइट टू वोट दोगे तो ऐसे कैसे, वुमन कैन नॉट लीड मेन ना। एंड दैट्स व्हाई फिर सरोजिनी नायडू का जो सॉल्ट सत्याग्रह है इट वाज वेरी मच हाईलाइटेड टॉपिक इन द यूरोप बैक देन। सरोजिनी नायडू का ये जैसे ही सॉल्ट सत्याग्रह वहाँ पे हाईलाइट हुआ कि सरोजिनी नायडू इज बेसिकली लीडिंग मोर देन लैक्स ऑफ पीपल इन धरासना सॉल्ट सत्याग्रह, इसके वजह से शी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर 1930s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या फिर इवन ब्रिटेन में इन्होंने मल्टीपल विजिट दिए एंड विजिट दे के जो है इन्होंने फिर अल्टीमेटली इंडिया का अंडर आफ्टर वुमन लीडरशिप का जो एक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ था। फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कह के रखा था। तो ही वॉज बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला जो टाइटल है ये मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने दे के रखा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस शी वाज बेसिकली द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लेटर ऑन ये मेंबर भी रही है एंड इसके बाद में अल्टीमेटली शी वाज द गवर्नर। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन आवर इंडिया। गवर्नर रही है वो बैक देन ऑफ द बॉम्बे प्रोविंसेस की टिल द टाइम पीरियड ऑफ हिज डेथ। शी इज गोइंग टू डाई समवेयर अराउंड 1949 एंड दैट इज समथिंग फॉर सरोजिनी नायडू। इनका भी कंट्रीब्यूशन जो है ये वुमन लीडरशिप के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हमेशा ही माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली फिर विजय लक्ष्मी पंडित।
विजय लक्ष्मी पंडित की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन एज सच प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं दिखाई दिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली विजय लक्ष्मी पंडित के पास एक एडेड एडवांटेज था कि शी इज़ यंगर सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ऑब्वियसली डॉटर ऑफ मोतीलाल नेहरू। अगर आपने मेरे नेशनल मूवमेंट कवर अप करके रखे हैं, विच आई होप यू हैव ऑलरेडी डन, देन आपको एक चीज़ रियलाइज होगी कि एवर सिंस 1919 नेहरू फैमिली का जो होल्ड है इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड दैट्स ए नेहरू फैमिली की जो वुमन है ये हमेशा जवाहरलाल नेहरू के आगे पीछे अगर आप रहोगे देन ऑब्वियसली आपका नाम होगा ही होगा। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ ये वुमन लीडरशिप में इनका नाम भी हम लोगों को फिर दिखाई देता है कि इनका अर्लीस्ट पार्टिसिपेशन जो रहा है वो 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, 1940 के टाइम पीरियड में, 42 के टाइम पीरियड में जो क्विट इंडिया मूवमेंट रही है वो, एंड आफ्टर इवन 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह रहा है वो, ये तीनों टाइम पीरियड में जो है बेसिकली जेल जा चुकी है फॉर द कॉज ऑफ नेशन। एंड जेल जाने के बाद एवरी नाउ एंड देन जवाहरलाल नेहरू या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस में वुमन विंग का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने करके रखा हुआ था। हाउएवर एज आई टोल्ड यू कि इनका जो है बेसिकली सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंट में रहा है। 1947 के बाद शी बिकेम डिप्लोमैट एंड डिप्लोमैट बन के शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इनटू यूनाइटेड नेशन। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत नेपोटिज्म वाला फेवर होता आता ही है, बट द नेशनल लीडर्स आर देयर एंड नेशनल लीडर्स में हम लोग फिर ऐसी बातें नहीं करते। तो यूनाइटेड नेशन में शी हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया, वी कैन से दैट। लेटर ऑन शी हैड ऑल्सो बिकम गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, वी कैन से दैट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है ये। एंड इन दैट कैपेसिटी इनका कंट्रीब्यूशन एज आई टोल्ड यू कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में मल्टीपल वुमन में मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करके अपना अरेस्ट देना। एंड शी वॉज ऑल्सो रोल मॉडल बैक देन बिकॉज ऑफ द नेम एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन है, मोतीलाल नेहरू की बेटी है। तो दैट इज समथिंग फॉर विजया लक्ष्मी पंडित। वैसे फिर दुर्गाबाई देशमुख, अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम, वी कैन से दैट। दुर्गाबाई देशमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली शी इज अ फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा। आंध्र महिला सभा के साथ जो है बेसिकली शी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये मेंबर भी बनी हुई है। इन्होंने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेशन करके रखा हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करके लोकल लेवल पे रैलीज प्रोसेशन लीड करना उनका बेस ऑफ एक्टिविटी जो है बैक देन आंध्र प्रदेश मतलब मद्रास एरिया हुआ करता था। तो मद्रास में कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर है। लोकल लेवल पे पिकेटिंग ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेशन ऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीज़ें इन्होंने करके रखी थी। लेटर ऑन शी वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। शी वॉज अल्टीमेटली द वाइफ ऑफ सी डी देशमुख। सी डी देशमुख जो है 1950 से लेके 1956 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। 1942 से लेके 1949 तक रफली जो है ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी कैन सी दैट। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बिल्टअप करना, लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, वुमेन लीडरशिप को घर से बाहर लाना। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वॉज ऑलवेज एफिलिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके थ्रू वुमेन लीडरशिप को मद्रास एरिया में डेवलप करने का काम जब दुर्गाबाई देशमुख का रहा है। उसके बाद वी कैन से दैट कि ऑब्वियसली फिर सुचेता कृपलानी, अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम, वी कैन से दैट कि सुचेता कृपलानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1940 में शी केम इनटू प्रोमिनेंस जब इन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एस्टैब्लिश की। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है इट वॉज अ विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द वुमन, कि जो काम कांग्रेस कर रहा है इट इज डोमिनेटेड बाय द मेल, तो फीमेल के लिए अपना एक सेपरेट विंग कांग्रेस का होना चाहिए। ये विंग बनाना, ये विंग बना के वुमेन लेवल में उतरना, वुमेन लेवल में उतरना मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे वुमेन पॉलिटिक्स चालू करना एंड वहां से यंग वुमेन लीडरशिप हार्नेस करने का काम जो ये ऑर्गेनाइजेशन ने किया। फर्दर इनका पार्टिसिपेशन हम लोगों को 1942 में दिखाई देता है इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में शी वॉज अरेस्टेड ऑल्सो फॉर हर एक्टिविटी एट अ लोकल लेवल। इसके अलावा अगर 1947 की बात करें तो शी वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर भी रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में 1963 से 67 मतलब 1960s में शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑल्सो, देयरबाय बिकमिंग द फर्स्ट
वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो ये भी बेसिकली इनके एक्कोलिडेट जो है रहे हैं। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नेशनल मूवमेंट वुमन लीडरशिप को डेवलप करना, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करना एंड कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली वुमन का रोल बढ़ाना, जैसे दुर्गाबाई देशमुख ने भी करके रखा था वही वाला काम शी वॉज ऑल्सो डूइंग, बस इनके एरिया ऑफ एक्टिविटी जो है अलग अलग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फिर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इज अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली की अगर हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे इनका नाम जो नेशनल मूवमेंट में हमको दिखाई देता है, इट वाज इन 1930 की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में शी वॉज अरेस्टेड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जैसे ही इनका अरेस्ट हो गया तो शी वॉज अरेस्टेड फॉर द वायलेंट एक्टिविटी एंड दैट्स व्हाई 1932 में गांधी आयरविन पैक्ट में शी वॉज नॉट रिलीज, बट लेटर ऑन 1935-36 में इनको गवर्नमेंट ने रिलीज किया। देयर आफ्टर शी वॉज अ डॉर्मेंट वन, बट फिर 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में शी हैड बिकम चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जैसी वो चेयरपर्सन बन गई तो बाय एंड लार्ज एंटायर क्विट इंडिया मूवमेंट जो उन्हीं के अंडर हुआ। ब्रिटिशर्स ने इनको 1942 में अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेज के रखे थे, बट बिफोर गेटिंग अरेस्टेड शी हैड गॉन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जाके अल्टीमेटली उन्होंने जयप्रकाश नारायण से हाथ भी मिला लिया एंड जयप्रकाश नारायण के साथ जो लोकल लेवल पे फिर गोरिल्ला एक्टिविटी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करके रखा हुआ था। शी अल्टीमेटली केम इनटू लाइमलाइट अगेन इन 1946 जब उनके खिलाफ का जो अरेस्ट वारंट है विच वॉज इश्यूड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज रिवोक्ड। ये रिवोक करने के बाद जो शी केम इनटू लाइमलाइट, बट फिर 1946 के बाद जो है इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी इट वॉज बाय एंड लार्ज बेसिकली वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी। 1950s में फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ के प्रॉब्लम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देख के रखे थे कि व्हाट इज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड व्हाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डज नॉट वर्क इन आवर कंट्री। बट कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के बाद 1957 में शी बिकेम मेयर ऑफ दिल्ली ऑल्सो। दिल्ली के लेटर ऑन मेयर भी बनी एंड दिल्ली की मेयर बनने के बाद जो है इनका फिर पॉलिटिकल करियर उसके बाद में सच कुछ चला नहीं। Over a period of the time, she was a quite good friend. We can say that Indira Gandhi and thereafter even Rajiv Gandhi till the time period of her death 1990s में 94 या 96 के अराउंड जो अल्टीमेटली she died. बट फिर कांग्रेस से निकलना एंड कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना फिर कम्युनिस्ट एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन देना वॉज यू कैन से दैट की स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग मूव, बिकॉज फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम जो इंडिया में उस जमाने में बाय एंड लार्ज बिस्मर्च ही हो चुका था बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इटसेल्फ कि 1942 में क्विट इंडिया को अपोज करना एंड फिर रेस्ट ऑफ द थिंग जिसके ऊपर अब हमने पहले ही बात करके रखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी गांधीयन मूवमेंट के टाइम पीरियड के। ये नाम जो है आपको दिखाई देगा कि इनके वर्क एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट इतने बड़े आपको नहीं दिखाई देंगे, बट दे आर रोल मॉडल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द वुमन लीडरशिप एंड ये रोल मॉडल काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना है I can give, it is of the विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित की एक ब्रेन चाइल्डेड आइडिया रही है जो उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देके रखी थी। इनका कहना था कि अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है हम लोगों को वुमन लेवल या फिर स्टूडेंट लेवल पे उतरना पड़ेगा एंड स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी नहीं, वो तो चल ही रहा है इंडिया में, हम लोगों को जो है स्कूल्स में उतरना पड़ेगा। एंड शी केम आउट विद एन आइडिया ऑफ द मांझीरी सेना। मांझीरी सेना मतलब हम लोग बैंड्स ऑफ वुमन या फिर चिल्ड्रन जो है फीमेल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज करेंगे एंड हर दिन सुबह जो इनको प्लेकार्ड बनवा के इनके हाथ में प्लेकार्ड देंगे एंड आफ्टर ये जो स्लोगनियरिंग करके जो रास्ते पे प्रोसेशन निकालेंगे। अब वो वुमन उसके वजह से नेशनलिज्म में भी आएगी, इनको मॉडर्न सेक्युलरिज्म मॉडर्न लॉज भी पता चलेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो वुमन के ऊपर गवर्नमेंट लाठीचार्ज भी नहीं कर सकता बिकॉज बच्चियाँ है। एंड इन दैट कैपेसिटी जो सबसे पहली मांझीरी सेना इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखी थी ऑब्वियसली बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू है, ही गेव अ गो अहेड एंड ऑब्वियसली दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज अंडर इंदिरा गांधी। एंड इंदिरा गांधी एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम हार्डली कुछ बेसिकली 15 साल की लड़की हुआ करती थी, बच्ची हुआ करती थी, तो उनके अंडर जो पहली मांझीरी सेना वाज ऑर्गेनाइज। एंड फिर इंदिरा गांधी लेटर ऑन कितनी बड़ी वुमन लीडर रही है इंडिया में ये मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेज जो है इन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। These are those stories that sell, these are those stories that inspire और यही वुमन लीडरशिप का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के नेशनलिज्म में आपको हमेशा दिखाई देगा। बट ऑब्वियसली फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करते तो हमने देखा था कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 1, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 2।
अनफॉर्चुनेटली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेस 1 जो है 1900 से लेके 1915, इसमें एज सच कोई वुमन पार्टिसिपेशन हमको दिखाई नहीं देता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर फेस वॉज डोमिनेटेड बाय कंजर्वेटिव एलिमेंट। अगर हम लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेस 2 पे आते हैं तो फेस 2 में हम लोगों को दिखाई देता है कि दिस पर्टिकुलर फेस इज अ लिबरल फेस डोमिनेटेड बाय सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियल, एंड दैट्स अ फेस 2 जो चला दैट इज 1922 से लेके 1932, जहाँ पे सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडियाज वर डोमिनेटेड। तो इसी के वजह से ये टाइम पीरियड में जो हम लोगों को फिर वुमन पार्टिसिपेशन रैपिडली राइजिंग दिखाई देता है। बट अर्लियर फेस एज आई टोल्ड यू जो चला 1900 से लेके 1915 तक, इसमें फिर एज सच कोई वुमन पार्टिसिपेशन नहीं है। इट वॉज डोमिनेटेड बाय द हिंदू कंजर्वेटिव एलिमेंट, वी कैन सी दैट। एंड जब हिंदू कंजर्वेटिव एलिमेंट आपके मूवमेंट को डोमिनेट करेंगे तो ये एलिमेंट्स की वजह से जो है वुमन का पार्टिसिपेशन आ ही नहीं पाता है। अब ये भी हमने इलैबोरेटली देखा है, फर्स्ट फेज सेकेंड फेज इन दोनों का जो है यू कैन से दैट की कंपैरिजन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो पहले हमने देख के रखी थी। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि अब इसमें हम लोगों को किस किस का नाम दिखाई देता है। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो प्रीतिलता वड्डेदार का ही होगा। इनके ऊपर हमने इलैबोरेटली देखा था कि शी वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद सूर्या सेन। सूर्या सेन की इंडियन नेशनल आर्मी में शी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर। एंड सूर्या सेन के अरेस्ट के बाद 1932 में पहाड़तला यूरोपियन क्लब के ऊपर उन्होंने रेड भी डाल के रखी थी, जिसके बोर्ड के ऊपर फेमसली लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये रेड डालने के बाद जो है इनके ऊपर जो रेड पड़ी, काउंटर रेड ब्रिटिशर्स का आया, उसी में शी वॉज अबाउट टू गेट अरेस्टेड व्हेन शी कमिटेड सुसाइड। बट फिर प्रीतिलता वड्डेदार का नाम जो है अगेन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ द बंगाल में काफी प्रोमिनेंट रहा है कि इवन वुमन कैन पार्टिसिपेट इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी एंड शी इज नो लेस एज कम्पेयर टू मैन। ये हमेशा हाईलाइट भी किया जाता है। इनफैक्ट अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बातें करेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्म फोर्सेस में वुमन को हमेशा सबऑर्डिनेट ट्रीटमेंट दी गई। एंड जब जब उससे एसोसिएटेड मूवमेंट हुए तो वो मूवमेंट में हमेशा प्रीतिलता वड्डेदार का नाम हमेशा ही लिया जाता है कि अगर वुमन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर सकती है, व्हाई कांट वुमन हैव अ परमानेंट सर्विस कमीशन लेवल रैंक इन द आर्म फोर्सेस, एंड दैट इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रीतिलता वड्डेदार इज ऑल अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्पना दत्त तो एक्चुअली शी वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द चिटगोंग आर्मरी रेड। चिटगोंग आर्मरी रेड जो सूर्या सेन ने करके रखा हुआ था इन 1930, तो सूर्या सेन का जो 1930 का चिटगोंग आर्मरी रेड है उसमें शी हैड पार्टिसिपेटेड ऑल्सो। इसके बाद में जब 1933 में सूर्या सेन जब अरेस्ट हुए तो अरेस्ट होने के बाद जो है शी वॉज विद सूर्या सेन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम बट लेटर ऑन एस्केप। एंड एस्केप करने के बाद जो है बेसिकली उन्होंने 2-3 बार जो है सूर्या सेन को रिलीज करने की भी कोशिश की। इसमें शी बेसिकली वन ट्राई टू ब्लो अप द जेल इटसेल्फ, बट इन्होंने जो डायनामाइट वगैरह लगा के रखे तो वो ब्रिटिशर्स ने धर लिया, दैट्स हो नहीं पाया। आफ्टर द डेथ ऑफ सूर्या सेन जो है इनको अरेस्ट किया गया। शी वॉज अरेस्टेड फ्रॉम 1933 से लेके 1939। 1939 में जेल से रिलीज होने के बाद 1940 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट किया। शी वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द नेशनल मूवमेंट इन 1940s बट ऑन द पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो है वो लीडर रही है। इनफैक्ट इनके जो हस्बैंड है दैट इज पीसी जोशी। पीसी जोशी 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है मेंबर रहे हैं। एंड 1942 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट को जब अपोज किया था तो पीसी जोशी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पीसी जोशी के अंडर ही वो डिसीजन लिया था कि हम लोग इंडिया के इंडिपेंडेंस का एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करेंगे, बट फिर भी हम लोगों को नेशनलिस्ट एक्टिविटी में इनका पार्टिसिपेशन दिखाई देता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने अपनी लाइफ जो है डेडिकेटेड करके रखी थी। 1955 में शी बिकेम द मेंबर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल कमीशन की जो है बेसिकली अफिलिएटेड रही है थ्रू आउट हर लाइफ। 1990s में अल्टीमेटली शी डाइड। इसके अलावा फिर ऑब्वियसली कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बात करें तो शी वॉज अ डॉक्टर पोस्टेड इन सिंगापुर एंड सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस की इनके साथ मुलाकात हुई एंड शी हैड एक्सेप्टेड सुभाष चंद्र बोस वर्जन ऑफ द नेशनलिज्म। सुभाष चंद्र बोस ने जो मल्टीपल ब्रिगेड बना के रखी थी उसमें जो झांसी की रानी ब्रिगेड थी, ये झांसी की रानी ब्रिगेड की जो है शी वॉज बेसिकली कमांडर। झांसी की रानी ब्रिगेड के कमांडर होने के साथ साथ
She was basically an active participant in the entire 1940s India's independence movement, we can say that. After basically you can say that कि this one that is independence, इनका भी जो करियर है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ही रहा है. इन्होंने मल्टीपल एक्टिविटीज जो है थ्रू आउट हर लाइफ देयर आफ्टर करके रखी थी. वर्क जो है सोशलिज्म में ही ज़्यादा था, कम्युनिज्म में ही ज़्यादा था. बट अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर इनका अगर सबसे बड़ा वाला अगर कोई एक्टिविटी का बात करें हम लोग, तो 2002 में जब एपीजे अब्दुल कलाम को बीजेपी ने प्रेसिडेंटशिप का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो इनके खिलाफ जो है बेसिकली कैप्टन लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया गया था. दिस पर्टिकुलर लेडी, अल्टीमेटली कैप्टन लक्ष्मी सहगल गॉट डिफीटेड, एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट. इसके पीछे का पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा अगली रहा है. इनफैक्ट अगर हम लोग पॉलिटिक्स देखें तो गोधरा के बाद जो है बीजेपी गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट नीडेड अ मुस्लिम कैंडिडेट टू शो कि भाई बीजेपी इज नॉट बेसिकली एंटी सेक्युलर या फिर एंटी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी. एंड फिर उसमें बीजेपी ने जो एपीजे अब्दुल कलाम को ही खड़ा कर दिया. ऑब्वियसली एपीजे अब्दुल कलाम कुड हैव एक्सोनरेटेड बीजेपी इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई फिर जो कम्युनिस्ट पार्टीज एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने हाथ मिला लिया एंड एक टफेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट इनके खिलाफ दे दिया, एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, दैट इज कैप्टन लक्ष्मी सहगल. एंड कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम जैसे ही आया, अल्टीमेटली एपीजे अब्दुल कलाम हैड वेंट अप टू एन एक्सटेंट ऑफ टेकिंग बैक हिज नेम. आप इनके खिलाफ कैसे खड़े रह सकते हैं ना. एंड जब एपीजे अब्दुल कलाम अपना नाम वापस लेना चाह रहे थे, तो वाजपेयी जो है बेसिकली उनको बहुत हेडेक हुआ उस टाइम पीरियड में. वाजपेयी जो है बेसिकली खुद गए कैलकाटा में इनसे मिलने के लिए. एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम शी वॉज इन कैलकाटा. एक्चुअल में इनका बेस कानपुर का रहा है, बट कैलकाटा में गए एंड कैलकाटा में मिलकर उनको कन्विंस करने की कोशिश की. बट फिर वहां से रिप्लाई वही आया कि जो हुआ है गोधरा में दैट इज रॉन्ग, एंड आप उसको साफ करने के लिए जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो जो हार ही नहीं पाएगा, दैट इज अब्दुल कलाम. तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर वे ऑफ द पॉलिटिक्स. वॉट एवर यू हैव डन इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम जो उनको काफ़ी बुरा भी लगा वो टाइम पीरियड में, बट दैट इज समथिंग दैट हैड टू बी डन बिकॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रिजर्व रखनी है आपको आफ्टर गोधरा. एंड दैट्स फिर ये पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है. इसके अलावा फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एज सच कोई बड़ी एक्टिविटी इन्होंने नहीं करके रखी है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन से. एंड फाइनली फिर भिकाजी कामा इज ऑल्सो देयर, जो रेवोल्यूशनरी रही है फर्स्ट फेज में, बट कहाँ पे, तो पेरिस में. इनकी पेरिस वाली जो एक्टिविटी इसके ऊपर हमने इलेबोरेट बातें करके रखी थी कि पेरिस में शी वॉज एक्टिव इन 1900s. पेरिस में जो है बेसिकली इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बना के भी रखी थी. इन्होंने इंडिया का जो है सबसे पहले जो ट्राई कलर फ्लैग है जिसके मास्ट हेड के ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, तो ट्राई कलर फ्लैग अनफोल्ड किया था 1907 में स्टुटगार्ट कॉन्फ्रेंस में. 1907 में स्टुटगार्ट विच इज इन जर्मनी, स्टुटगार्ट जर्मनी में है. वहाँ पे एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस कन्वीन हुई थी, वहाँ पे इन्होंने अपना ट्राई कलर दे के रखा था. बट फिर इनके लिए जो सावरकर ने प्रॉब्लम खड़े की उसके ऊपर हम इलेबोरेट बात कर चुके हैं कि 1909 जैसे ही कलेक्टर जैक्सन का मर्डर अनंत कान्हेरे ने किया नासिक में, तो जो बंदूक है वो सावरकर भेज रहे थे लंदन से, प्रूव हो गया. एंड सावरकर लंदन से भाग के पेरिस में इनके पास गया एंड अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के घर में सावरकर का अरेस्ट हुआ. एंड ऑब्वियसली उसके बाद में जो है इनको भी फ्रांस गवर्नमेंट ने जो डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे दिया. 1914 में इनको डिपोर्टेशन का ऑर्डर जो है इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने भी दे के रखा था कि यू कैन नॉट एंटर इनटू इंडिया. 1914 से लेके रफली 1930 तक फिर ये जो है अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इधर उधर करती ही रही. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ जब इनकी तबीयत खराब हो गई, पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है मर्सी पिटिशन भी भेजे एंड मर्सी पिटिशन भेज के बॉम्बे में री एंट्री करने की अपील की, विच अल्टीमेटली गॉट सक्सेसफुल इन 1935-36 के अराउंड. अल्टीमेटली शी डाइड इन बॉम्बे.